हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के लिए भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हम फटाफट अंदाज में देखने वाले हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी थ्योरी और इनके फैक्ट जो है वो मैं आपको पीछे के वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसको थोड़ा सा फटाफट अंदाज में देखने वाले हैं, लेकिन आप अपना आंसर लाइव चैट में जरूर लिखिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली एम बैंकिंग सुविधा में एम क्या है। दोस्तों, बैंकें जो अपने ग्राहक को एम बैंकिंग की जो सुविधा देती है उस सुविधा को क्या कहते हैं दोस्तों? धन, सीमांत, संदेश या मोबाइल फोन। एम बैंकिंग सुविधा। देखिए, जो एम है ये किसके लिए खड़ा है ये आपसे पूछा गया। इसका स्टैंडिंग क्या है? तो इसका स्टैंड है दोस्तों मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग सुविधा। ठीक है, तो ये जो एम है ये किसके लिए है? मोबाइल के लिए है। जो मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ग्राहकों को बैंक देती है इसी को हम एम बैंकिंग कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, उप प्रधान संकट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? ये आपसे पूछा गया है। यह एक बंधक संकट है जिसका उल्लेख उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट डिफॉल्ट के लिए किया जाता है। पहला। दूसरा कथन देखिए, उप प्रधान उधारकर्ता वे उधारकर्ता थे जिन्हें कम रेट किया गया था और वे उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता थे। रेट कम किया गया और जोखिम ज़्यादा था। यह संकट उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग में लापरवाही के कारण उत्पन्न हुआ। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है या कौन सा एक कथन सत्य है, आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो कथन है ये उप प्रधान संकट के बारे में तीनों ही सही साबित होते हैं, क्योंकि उप प्रधान संकट यही होता है जो जोखिम है, जो लापरवाही है, क्रेडिट डिफॉल्ट जो है, ये सभी चीज़ें इसमें रहती है। तो यहाँ पर ये जो तीनों कथन है ये क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बैंकों के निम्नलिखित विलय का मिलान करें। दोस्तों, मिलान करना है आपको इनका। सेंचुरियन बैंक को पंजाब का विलय कौन सी बैंक में हुआ? देखिए जल्दी से आप, कौन सी बैंक में हुआ था इसका विलय? तो इसका विलय हुआ था दोस्तों HDFC बैंक में। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद है राजस्थान बैंक। तो राजस्थान बैंक का विलय किस में हुआ था? तो राजस्थान बैंक का विलय हो गया था ICICI बैंक के अंदर। इसके बाद है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। तो इसका विलय किस में हुआ था? तो इसका विलय हो गया था ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ कॉमर्स में। इसके बाद है नेंदुगड्डी बैंक। नेंदुगड्डी बैंक का विलय हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये इस तरह से क्या हो रहे हैं? मैचिंग हो रहे हैं। विलय से संबंधित क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप जरूर प्रिपेयर रहना ऐसे क्वेश्चनों के लिए। यहाँ पर डी नंबर वाला ऑप्शन है सही आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्यालय निम्नलिखित में से कौन से शहर में है? प्रमुख कार्यालय आपसे पूछा गया है। प्रमुख कार्यालय के बारे में आपको बताना है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर देहरादून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए कि मुंबई के अंदर प्रमुख कार्यालय है RBI का। और दोस्तों, ये कोलकाता से मुंबई पहले कहाँ थी? RBI का कार्यालय पहले कहाँ था? कोलकाता में। मुंबई कब शिफ्ट किया गया? अगर ऐसे पूछे कि शिफ्ट कब किया गया, तो 1937 में इसको मुंबई लाया गया। चलिए अगला प्रश्न है, RBI के पास वैधानिक न्यूनतम से ऊपर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा रखे गए भंडार को क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे आप लोगों से। RBI के पास जो वैधानिक और न्यूनतम से ऊपर वाणिज्यिक बैंकों का धन होता है उसको क्या कहते हैं? नगद भंडार, जमा भंडार, अतिरिक्त भंडार, पल पल का भंडार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका अतिरिक्त भंडार। जो होता है ना वाणिज्यिक बैंकों के पास में, वो RBI के पास डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो उसको अतिरिक्त भंडार कहते हैं।
आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ फाइल, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं अवेलेबल करवाता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर की बात कर रहा था, तो प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर लाने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ। अगर आप हिंदी में कम से कम प्राइस पर प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर चाहते हैं तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसके बारे में। कम से कम प्राइस पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया? यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में कब पंजीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1955 में ये हुआ था। तो पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, फिर ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग किसके नियंत्रण में है? बैंकिंग का नियंत्रण किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय। सही ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या होगा इसका? बैंकिंग को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक ही इसको नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के रूप में जाना जाता है। देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ किसमें हुआ? ये सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, भारतीय रिजर्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित है? दोस्तों ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये किसके द्वारा प्रायोजित है? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार, किसके द्वारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय जो वाणिज्यिक बैंक है, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक जो है, जो शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक है, उनके द्वारा प्रायोजित होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो बैंकों के प्रकार होते हैं उसके बारे में समझाया था, परिभाषाएं भी बताई थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वाणिज्यिक बैंक है उसके नीचे प्राइवेट बैंक होते हैं, सार्वजनिक बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं। ये 3 मुख्य रूप से बैंकें होती है। इसके बाद में आपका आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो वैसे हम देखें तो वाणिज्यिक बैंकें जो होती है उनके नीचे 4 प्रकार की बैंकें और रहती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये किसके द्वारा प्रायोजित होती है? ये वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रायोजित होती है। अगला, देश का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता जिसका नाम आधिकारिक रूप से एक्सिस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देश का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता है ये, ठीक है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक लिमिटेड। कौन सी बैंक का नाम बदला था और एक्सिस बैंक लिमिटेड हुआ था? पहला है HDFC बैंक, भगवान कृष्ण बैंक, सेंचुरियन बैंक या UTI बैंक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक्सिस बैंक, UTI बैंक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी UTI बैंक का नाम बदल कर क्या हुआ था? एक्सिस बैंक हुआ था, और ये देश का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता भी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये लड्डू टाइप का क्वेश्चन आ गया है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में, ताकि जो नए लोग होते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने फर्स्ट डे ही वीडियो देखना शुरू किया है उनको भी समझ में आ सके या वो भी आंसर दे सके। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष संस्थान है जो भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त का संचालन करता है? पुनर्वित्त का संचालन कौन सा विभाग करता है? RBI, सिडबी, नाबार्ड या फिर सेबी? किसके लिए? कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए, इन 2 कामों के लिए। बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड करता है कृषि और ग्रामीण विकास के वित्त की पुनर्वर्ती या जो भी संचालन है उसका कार्य है। तो इसके बारे में मैंने नाबार्ड के बारे में ऑलरेडी आपको काफ़ी डिटेल से बता रखा है पहले।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में भारत का पहला द्विध्रुवीय सिक्के किस संप्रदाय में जारी किए थे? यानी द्विध्रुवीय जो सिक्के निकाले गए थे 2009 में, वो कौन से संप्रदाय के थे? 100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 1 रुपया? बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपये के द्विध्रुवीय सिक्के 2009 में जारी किए गए थे। आज ये सिक्के अगर किसी के पास है तो दुकानदार इनको लेता भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी भारी भरकम होते हैं और इनको रखने में हर कोई परहेज करता है। तो 10 रुपये का जो सिक्का 2009 में जारी हुआ था, द्विध्रुवीय सिक्का था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा रिजर्व को बनाए रखना, 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करना, देश में ऋण का विनियम करना है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपये के नोट को जारी करना और सिक्कों को जारी करना। ये काम किसका है? ये काम है वित्त मंत्रालय का। तो ये काम किसका नहीं है? ये काम आरबीआई का नहीं है। बाकी ये तीनों जो कार्य है ये किसके हैं? ये हैं आरबीआई के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरफाई अधिनियम 2002 निम्न में से किसके साथ संबंधित है? दोस्तों ये एक अधिनियम आया था 2002 में, काफ़ी बड़ा अधिनियम है ये किसके साथ संबंधित है? बुरे ऋणों की वसूली के लिए, विदेशी मुद्रा विनियमन के लिए, ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए, छोटे बैंकों को अधिग्रहण करने के लिए। बताइए ये अधिनियम क्यों आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुरे ऋणों की वसूली के लिए 2002 में ये अधिनियम आया था। जो भी बुरे ऋण थे, काफ़ी बड़े फंसे हुए थे, उनकी वसूली के लिए ये बनाया गया था। चलिए ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।